हिंदू जो है वो भगवत गीता पे चलता है, मुस्लिम जो है वो कुरान पे चलता है, और ये पूरा भारत देश है ना, ये मेरे बाप के लिखे हुए संविधान पे चलता है। देखिए, ये जो कांग्रेसी लोग हैं ये कभी नहीं चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा पे पहुंचे या उसके ड्राफ्टिंग कमेटी पे पहुंचे। तो बाबा साहब अम्बेडकर कैसे पहुंचे? इसमें आज जिसकी जयंती हम मना रहे हैं, माननीय जोगेंद्रनाथ मंडल जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा पे पहुंचे। अब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा पे कैसे पहुंचे? मेरे भाई साथियों, सभी लोग यहाँ सामने आ जाएं। माननीय संदेश अशोक अम्बेडकर जी अपनी बात कह रहे हैं, आ जाएं कर जिसको उनका नुकसान है, हमारा नुकसान। ये यहाँ आए हुए सभी मेरे भाई बहन और माताओं को संदेश अम्बेडकर का जय भीम। आज हम यहाँ सभी लोग माता भीमाई, माता रमाई और श्री जोगेंद्रनाथ मंडल जी की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उनकी जयंती की यहाँ मौजूद सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, माता रमाई ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जन्म दिया और माता रमाई ने अपने त्याग से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का निर्माण किया। रमाबाई अम्बेडकर को त्याग मूर्ति कहा जाता है क्योंकि रमाबाई अम्बेडकर इस भारत में या ये पूरे विश्व में एक ऐसी लोधी औरत है जिसने अपने पति इतनी शिक्षित होते हुए भी अपने 4 बच्चे इस धरती में दफन किए हैं। आज आपको पता होगा कि आपका बच्चा अगर थोड़ा सा भी बुखार हो जाए उसे, तो हम एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अगर वहाँ ठीक नहीं हो रहा होता है तो हम उसे दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तुरंत, और कितने ही पैसे की दवाई क्यों ना हो हम वो खरीद कर अपने बच्चे को खिलाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां होने के बावजूद उनके जो 4 बच्चे हैं ये बिना दवाई और बिना इलाज के मर गए और इस धरती में दफना दिए गए। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे चाहता बेटा राजरत्न, जब उसकी मृत्यु होती है तो बाबा साहब अम्बेडकर पे और रमाबाई पे क्या गुजरती है ये आपको मैं विस्तार में बताता हूँ। राजरत्न बहुत बीमार होता है और बाबा साहब अम्बेडकर सुबह की वक्त कचहरी जाने निकलते हैं। रमाबाई अम्बेडकर कहती है, बाबा साहब अम्बेडकर आज आप कचहरी मत जाओ, आपका लड़का राजरत्न बहुत बीमार है और उसे बहुत बुखार है। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे तो आज कचहरी जाना ही होगा, मेरा बहुत ही जरूरी काम है। बाबा साहब अम्बेडकर बग्गी में बैठकर कोर्ट चले जाते हैं और थोड़े ही देर में घर पर राजरत्न का देहांत हो जाता है। रमाबाई अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर के स्नेही होते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप कचहरी जाइए और बाबा साहब अम्बेडकर को इत्तला कीजिए कि राजरत्न का देहांत हो गया है, आप तुरंत घर लौट आइए। उनका जो स्नेही होता है बाबा साहब अम्बेडकर तक ये खबर पहुंचाता है और बाबा साहब अम्बेडकर कचहरी से वापस घर आते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत ही चाहता लड़का राजरत्न अम्बेडकर होता है। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी छाती पीट पीट कर रोते हैं, बहुत रोते हैं, नीचे गिर के रोते हैं। कार्यकर्ता उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, बाबा साहब बहुत रोते हैं। थोड़ी देर बाद अब राजरत्न की अंतिम विधि करनी है, तो जो उनके साथ आए हुए कार्यकर्ता होते हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर को कहते हैं कि अभी राजरत्न की अंतिम विधि करनी है, तो बाबा साहब हमें कुछ पैसे दीजिए ताकि हम राजरत्न के लिए कफन ला सके। रमाबाई अम्बेडकर को पता होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के खीसे में एक फूटी कौड़ी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे ही कार्यकर्ता उनसे पैसे मांगते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर फिर रोना चालू हो जाते हैं।
थोड़े ही देर में रमाबाई अंबेडकर कहती है बाबा साहब आप रोइए नहीं, और कार्यकर्ता को कहती है कि बाबा साहब अंबेडकर की जेब में पैसे नहीं है, तो अब इसकी अंतिम विधि कैसे करें। तो रमाबाई अंबेडकर अपनी पास ही पड़ी हुई संदूक में से एक टूटी हुई साड़ी जो कि फटी हुई होती है वो निकालती है, उसे फाड़ती है और राजरत्न को उसमें लपेटती है और उन्हें राजरत्न को जाके दफन किया जाता है। ये बाबा साहब अंबेडकर की हकीकत की परिस्थिति है। आपको जो इतिहास बताया जाता है वो गलत तरह से बताया जाता है। आज बाबा साहब अंबेडकर का जो इतिहास है ये आपको किसी पुस्तक या किसी पिक्चर में नहीं मिलेगा, जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। देखिए, राजरत्न के चले जाने के बाद थोड़े ही दिन के बाद रमाबाई अंबेडकर हमें छोड़ के जाने से पहले बहुत बीमार होती है और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उन्हें मिलने आते हैं। रमाबाई तकरार करती है कि बाबा साहब अंबेडकर मैं इतनी बीमार हूँ, आपको देखने तक की फुर्सत नहीं है, हमारे चारों बच्चे चले गए, मुझे आपको इस बात के लिए कुछ कहना नहीं है, पर अब मैं मरने के डगर पर खड़ी हूँ फिर भी आप नहीं आ रहे हो। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं रमा तू बहुत बीमार है और मैं तुझे इस जन्म में न्याय नहीं दे सका। रमा देख, मैं तुझे चाहे तो कोई भी डॉक्टर से इलाज करा सकता हूँ, पर ये जो मेरा समाज है ना ये बहुत बीमार है और इसके लिए मैं खाली एक लौता डॉक्टर हूँ, और अगर मैं वो समय अगर उन्हें नहीं दूंगा तो हमारे लोगों की परिस्थिति बहुत ही बेकार हो जाएगी, तो मुझे माफ कर देना। और बाबा साहब अंबेडकर वहां से चले जाते हैं। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जो जी है उन्होंने अपनी पढ़ाई बैरिस्टर की विदेश में की। गांधी जी ने अपनी पढ़ाई जो है बैरिस्टर की विदेश में की। बाबा साहब अंबेडकर विदेश से भारत आए, गांधी भी अपनी पढ़ाई कर भारत आए। आप में से कोई भी एक व्यक्ति इधर मेरे पास आ जाए और मुझे इतना बता दे कि गांधी जी की वेशभूषा क्या है। कोई भी एक व्यक्ति इधर माइक पे बताए। किसे पता नहीं है गांधी जी क्या पहनते थे, वेशभूषा मतलब क्या पहनते थे। गांधी जी का कभी तस्वीर नहीं देखा है, घुटनों तक की धोती पहनते थे और ऊपर नंगे। देखिए सुनिए, जब गांधी जी इन्होंने कहा गांधी जी क्या पहनते थे, एक धोती पहनते थे, ऊपर कुछ नहीं पहनते थे, एक जनेऊ होती थी। पर आपको पता है जब गांधी जी विदेश से भारत आए ना, उनके बदन पर भी ये कोट, ये टाई, ये जूते और ये पैंट थी। अब गांधी जी का ये जो परिवर्तन है ये कैसे हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। गांधी जी जब विदेश से सीखकर भारत आए तो गांधी जी ने सोचा अभी इसके बाद का जो मुझे वक्त गुजारना है, जो या मेरी उम्र गुजारनी है वो मुझे भारत में गुजारनी है। इसके लिए मैं एक भारत का दौरा कर लेता हूँ और देखता हूँ कि भारत के लोग कैसे हैं। गांधी जी भारत का दौरा करते हैं, गांधी जी भारत का दौरा करते हुए से मैं देखते हैं भारत की हालत बहुत खराब है, भारत के लोग भूखे नंगे हैं। और गांधी जी क्या करते हैं कि इन लोगों की तरह दिखे इसलिए अपने बदन के ऊपर से सब वस्त्र निकाल के फेंकते हैं और आधी नंग अवस्था में आते हैं ताकि भारत के लोगों को लग सके कि गांधी जी उनमें से ही एक है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी सोचते हैं कि अभी इसके बाद का जो मेरा आयुष्य है मुझे भारत में ही गुजारना है, तो मैं भी एक भारत का दौरा करके देख लेता हूँ। बाबा साहब अंबेडकर भी भारत का दौरा करते देखते भारत की हालत तो बहुत खराब है, यहाँ के लोग भूखे नंगे हैं। बाबा साहब अंबेडकर अपने बदन
बदन के ऊपर के कोट टाई पैंट और टाई ये फेंकते नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर सोचते हैं कि जो ये भारत के लोग भूखे नंगे हैं, इन्हें सूट बूट टाई में कैसे लाया जाए। उस बात पर ऐसी बात चली थी कि दंगे को देखकर नंगा हो जाना इसे गांधीवाद कहते हैं, और नंगे को देखकर उसे सूट बूट टाई में लाना इसे अम्बेडकर वाद कहते हैं। ब्राह्मणों ने मंदिर बनाए, बाहर निकले तो भिखारी। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्कूल कॉलेज और विद्यालय बनाए, उससे बाहर निकले तो IAS ऑफिसर, वकील, पुलिस कमिश्नर, पुलिस सब इंस्पेक्टर ये निकले। ये दोनों के मानसिकता में फर्क है। देखिए माननीय काशीराम जी क्या कहते हैं, कांग्रेस ये तीखा जहर है और बीजेपी ये मीठा जहर है। ये दोनों चाचा भतीजा है, एक जाता है दूसरा गद्दी पे आता है, दूसरा जाता है पहला आता है। ना इनकी ईडी इंक्वायरी होती है ना कुछ होती है, गरीब लोगों की इंक्वायरी कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मेरे मरने के बाद या मेरे जीवित में भी कभी भी आप लोग कांग्रेस में नहीं जाना, क्योंकि कांग्रेस जो है ये जलता हुआ घर है, जो इसमें जाएगा वो जलकर खाक हो जाएगा, और हमारे लोग उसी पक्ष में जाते हैं। देखिए आप इतिहास में जाओगे तो खाली एक ही पक्ष था, उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि आज का कांग्रेस है। कांग्रेस में से ही कुछ लोग निकल कर आए ब्राह्मणी, और उन्होंने फॉर्म किया बीजेपी पक्ष। ये दोनों ही क्या है, चाचा भतीजा है। या आपके बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में पानी का आंदोलन किया है, तो आपको सबको पता होगा। मार के चौधार तले लाखों अनुयायी को लेके गए और हाथ में वहां का चौधार तले का जो पानी है हाथ में लिया और उसे प्राशन किया। ये आप सबको पता होगा। देखिए ये 1927 का आंदोलन जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1923 में ही मार के चौधार तले सभी लोगों के लिए भारत के खुले किए हुए थे, पर ये जो ब्राह्मणी व्यवस्था है वो उधर से हमें पानी पीने नहीं दे रही थी। हमारे जो पशु है गाय बैल कुत्ता बिल्ली वहां से पानी पी सकते थे, पर हमारे को पानी पीना की इजाजत नहीं दे रही थी ब्राह्मणी व्यवस्था। सोचिए हमारा क्या हाल करके रखा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में जाके लाखों अनुयायी के साथ वहां का प्राणी प्राशन किया, और बाबा साहब अम्बेडकर ये अकेले लौटे इंसान है। देखिए दुनिया में पानी से आग बुझाई जाती है, बाबा साहब अम्बेडकर अकेले लौटे इंसान है जिसने 1927 में पानी में आग लगा दी, और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे और कोई दूसरे व्यक्ति पैदा नहीं होंगे इस विश्व में। देखिए 1930 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कालाराम मंदिर का आंदोलन किया। कालाराम मंदिर नासिक में है। बाबा साहब अम्बेडकर लाखों अनुयायी लेके कालाराम मंदिर गए। क्या बाबा साहब अम्बेडकर भगवान मानते थे? नहीं मानते थे। वो आपके समानता के हक के लिए उस मंदिर में प्रवेश करना चाहते थे कि सब लोग जा सकते हैं, तो हम अछूतों को क्यों रोका जाता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कालाराम मंदिर का आंदोलन किया, और आज हमारी औरतें क्या कर रही है, बाहर गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाती है, और किचन के अंदर इनके सभी भगवान पड़े हुए होते हैं। ये
आंदोलन के वक्त जब ब्रिटिश गवर्नमेंट बाबा साहब अम्बेडकर को पूछती है, बाबा साहब अम्बेडकर आप ये सब आंदोलन क्यों कर रहे हो, तो बाबा साहब अम्बेडकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोगों को कहते हैं कि ये ब्राह्मणी व्यवस्था हमारे पे बहुत अत्याचार कर रही है, हमें न्याय और हक नहीं दे रही है। तो ब्रिटिश सरकार कहते हैं कि 1930 में हमने गोल मेज परिषद का आयोजन किया हुआ है बाबा साहब, हम उसमें आपको निमंत्रण भेजेंगे और आप आइए और आपकी जो व्यथा है आप वहां हमें बताइए। देखिए 1930 में पहली गोल मेज परिषद हुई, बाबा साहब अम्बेडकर को निमंत्रण भेजा गया, सिख लोगों को निमंत्रण भेजा गया, मुस्लिम लोगों के लोगों को निमंत्रण भेजा गया और गांधी को भी और कांग्रेस को भी निमंत्रण भेजा गया। पर गांधी और कांग्रेस के लोगों ने पहले गोल मेज परिषद पे बहिष्कार दे दिया और ये पहले गोल मेज परिषद में नहीं गए। बाबा साहब अम्बेडकर को निमंत्रण दिया गया था, बाबा साहब अम्बेडकर गोल मेज परिषद में पहुंच गए, मुस्लिम लोग के लोग पहुंच गए, सिख लोग के लोग पहुंच गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों की पूरी व्यथाएं ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख दी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए और उसमें हमें 78 सीट दिए जाए। बाबा साहब अम्बेडकर की ये जो मांग थी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट नजदीक मानने को तैयार हो गई और ये जो 78 सीट है इसे कहा जाता है कम्युनल अवार्ड। और ये बाबा साहब अम्बेडकर को ब्रिटिश सरकार कहती है कि दूसरे गोल मेज परिषद में बाबा साहब अम्बेडकर हम ये आपको जाहिर कर देंगे कम्युनल अवार्ड। पहले गोल मेज परिषद के बाद भारत के विज्ञापनों में छप जाता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जोरदार भाषण संसद में हुआ, गोल मेज परिषद में हुआ। गांधी और कांग्रेस के लोग डर जाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी सभी मांगे ब्रिटिश सरकार के सामने रखी है। दूसरा गोल मेज परिषद का आयोजन होता है। इस बार ब्रिटिश सरकार बाबा साहब अम्बेडकर को निमंत्रण भेजती है, मुस्लिम लोगों को निमंत्रण भेजती है, सिख लोगों को निमंत्रण भेजती है, पर गांधी और कांग्रेस को निमंत्रण नहीं भेजती है। क्यों नहीं भेजती है? ब्रिटिश लोग कहते हैं कि हमने इन्हें पहले इसमें निमंत्रण देके बुलाया, ये तो आए नहीं, तो अभी इन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। देखिए आप सभी यहाँ बैठे हैं, आप शादी बारात में जाते हैं, अगर आपको जो पत्रिका नहीं दी गई हुई तो आप नहीं जाते, बराबर है। किसी की शादी हो और आपको न्योता नहीं भेजा तो आप जाते हो क्या? अरे इन्होंने भी कांग्रेस वाले और गांधी को न्योता नहीं भेजा था, ये भिखारी की तरह पहुंच गए, उधर बिना बुलाए पहुंच गए। दूसरे गोल मेज परिषद पे जाने से पहले गांधी क्या करता है पता है आपको? गांधी मुस्लिम लीग के लोगों को खाने पे न्योता भेजता है और उन्हें कहता है कि आप लोग हमारे घर पर खाना खाने आइए। मुस्लिम लीग के लोग पहुंच जाते हैं गांधी जी के पास और खाना पीना खा लेते हैं और खाने के बाद थोड़ा बैठ के अब मुस्लिम लीग के लोग निकलने वाले होते हैं। तो मुस्लिम लीग के लोग सोचते हैं गांधी तो है बनिया, अगर इसने हमें खाने पे बुलाया है तो इसके बदले ये कुछ ना कुछ मांगेगा जरूर। तो मुस्लिम लीग के लोग वहां से निकलने से पहले गांधी को पूछते हैं कि गांधी जी आपने हमें यहाँ पे खाने पे तो बुलाई है, बोलिए क्या बात है। तो गांधी उन्हें कहते हैं कि आपकी जो कुछ भी मांगे हैं हम आजादी के बाद आपकी पूरी कर देंगे, पर आपको बस इतना ही काम करना है कि जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर खड़े हो कुछ बोलने के लिए तो आपको उसका विरोध करना है। मुस्लिम लीग के लोग काफी ईमानदार होते हैं, वो गांधी जी को हाथ जोड़ते हैं और गांधी जी को कहते हैं गांधी जी जो आप मांग रहे हो वो आपको हम नहीं दे सकते। बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी, मुस्लिम लीग के लोग, सिख लीग के लोग दूसरे गोल मेज परिषद पे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद
गांधी जी बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा विरोध करते हैं, पर जो ब्रिटिशी लोग होते हैं, ब्रिटिश सरकार के लोग होते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर को कम्युनल अवार्ड जाहिर करते हैं। कम्युनल अवार्ड मतलब जाति प्रथा अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर को 78 सीट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी हुई थी। अब ये गोलमेज परिषद खत्म होने के बाद जैसे ही भारत आते हैं, गांधी बैठ जाते हैं अनशन पर और उनकी एकलौती डिमांड होती है कि बाबा साहब अम्बेडकर, आपको जो कम्युनल अवार्ड मिला है आप ये ब्रिटिश सरकार को वापस कर दें। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं मैंने मेरे लोगों का हक बड़ी मुश्किल से लेके आया हूँ, मैं मेरा गर्दन कट जाएगा फिर भी ये उन्हें वापस नहीं करूंगा। गांधी जी कहते हैं फिर मैं मेरा अनशन पीछे नहीं लूंगा। गांधी जी ये कहने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर वहां से निकल जाते और ये कांग्रेसी लोग हमारे लोगों को बाहर बहुत मारना चालू करते, घर जलाना चालू करते। बाबा साहब अम्बेडकर ये सब देखते हैं, गांधी जी से विनती का पत्र लिखते हैं कि आप सब ये बंद कर दीजिए, हमारे लोगों को मत मारिए। गांधी जी सुनते नहीं है। आप गांधी जी एक ही बात पे अड़े होते हैं कि आप कुछ भी करके ये कम्युनल अवार्ड है ये वापस कर दीजिए। हमारे लोगों पे बहुत ही अत्याचार बढ़ जाता है बाहर, तो बाबा साहब अम्बेडकर गांधी को मिलने जाते हैं और कहते हैं गांधी जी आप जो ये कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, हमारे लोगों को मार रहे हो, हमारे लोगों के घर जला रहे हो, आप ये करना बंद कर। गांधी जी कहते हैं कि आप कम्युनल अवार्ड वापस कर दीजिए, हम ये करना बंद कर देंगे। बाबा साहब कहते हैं कदापि ये होगा नहीं मेरे जीते जी। गांधी जी उनके कान में कहते हैं आप जो ये कम्युनल अवार्ड जिनके लिए लाए हो और ये जो आप लड़ाई जिनके लिए कर रहे हो, अगर वो लोग ही नहीं बचेंगे तो आप ये लड़ाई करोगे किस लिए? बाबा साहब अम्बेडकर बहुत दुखी होते हैं, इस बारे में सोचते हैं और गांधी जी को कहते हैं कि आप अपना अनशन वापस लीजिए, मैं जो आपका बात मानने को तैयार हूँ। और दस्तावेज बनाए जाते हैं। आपने पूना पैक्ट सुना होगा ना नाम, पूना पैक्ट, यही है वो पूना पैक्ट। और बाबा साहब अम्बेडकर रोते हुए अपने जो हक जीत के लाए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ये उस पे दस्तखत कर देते हैं और इसी को हम पूना पैक्ट कहते हैं। देखिए आपने सुना होगा कि संविधान जलाया जाता है, संविधान में बदलाव लाए जा रहे हैं। अब संविधान की बात कर रहा हूँ तो देखिए हिंदू जो है वो भगवत गीता पे चलता है, मुस्लिम जो है वो कुरान पे चलता है और ये पूरा भारत देश है ना, ये मेरे बाप के लिखे हुए संविधान पे चलता है। देखिए ये जो कांग्रेसी लोग हैं ये कभी नहीं चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा पे पहुंचे या उसके ड्राफ्टिंग कमेटी पे पहुंचे। तो बाबा साहब अम्बेडकर कैसे पहुंचे? इसमें आज जिसकी जयंती हम मना रहे हैं, माननीय जोगेंद्रनाथ मंडल जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा पे पहुंचे। अब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा पे कैसे पहुंचे? देखिए 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में चुनाव लेने के जाहिर कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर खुद न खड़े होकर अपने 51 उम्मीदवार भारत में उतारते हैं और पहले राउंड में बाबा साहब अम्बेडकर के 51 में से 51 उम्मीदवार जीत के आते हैं। पर ये पूना पैक्ट के कारण आगे जो राउंड होने वाले होते हैं उसमें खाली बाबा साहब अम्बेडकर के खाली 2 ही उम्मीदवार जीतते हैं। उनका नाम होता है जोगेंद्रनाथ मंडल पश्चिम प्रांत से और आरपी जाधव मध्य प्रांत से। देखिए उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को आजादी के संकेत दे दिए थे। अब ब्रिटिश सरकार जाने वाली है, पर ब्रिटिश सरकार कहती है कि अगर हम ये देश ऐसे ही छोड़ के जाएंगे तो आप ये देश चलाओगे कैसे? तो आप एक गठन कीजिए, संविधान गठन या राज घटने का गठन कीजिए, उसमें लोग लीजिए। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो कमेटी बैठती है वो जो
चुनाव हुए थे उसमें से प्रतिनिधि लेते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर तो खड़े नहीं हुए होते, तो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा पे जाना होता है, पर वो संविधान सभा पे जाने के लिए उनके पास प्रतिनिधित्व नहीं होता है। और जोगेंद्रनाथ मंडल जो होते हैं उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के दिल में क्या चल रहा है ये पता होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा पे जाना है, पर वो जा नहीं पा रहे। तो जोगेंद्रनाथ मंडल क्या करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मुंबई से लेते हैं और पश्चिम प्रांत पश्चिम बंगाल में लेके जाते हैं, बोरसेल मतदार संघ में खड़े करते हैं। और यहाँ गांधी और नेहरू क्या कहते हैं, गांधी और नेहरू बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध में सरदार वल्लभ भाई पटेल को खड़े करते हैं और पटेल को कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कोई भी हालत में जीतने नहीं चाहिए और संविधान सभा पे पहुंचने नहीं चाहिए। जब बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध में सरदार वल्लभ भाई खड़े होते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल का चुनाव से पहले आमना सामना होता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बाबा साहब अम्बेडकर को कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें पता है आप चुनाव में क्यों खड़े हो, आपको संविधान सभा पे आना है, हमें पता है, पर हम आपको आने नहीं देंगे। हमने संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं बल्कि खिड़कियां भी बंद करके रखी, हम देखते हैं कि आप संविधान सभा पे कैसे आते हैं। और ये बोलकर दोनों आमने सामने से निकल जाते हैं। कुछ दिनों में चुनाव का निकाल घोषित होता है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीत जाते हैं। जीतने के बाद ऐसी एक छोटी सभा रखी होती है, वहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, मेरे दुश्मनों ने और कांग्रेसी लोगों ने ये समझना चाहिए कि मैं पश्चिम बंगाल से जीत के आया हूँ, यहाँ ना महार है, फिर भी मैं नमो शूद्राय जातीय और मुस्लिम बांधवों ने मुझे जिताकर संविधान सभा पर भेजा है, तो सोचो मैं आपका क्या कर सकता हूँ। जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर को प्रतिनिधित्व मिलता है और संविधान सभा के दरवाजे बाबा साहब अम्बेडकर के लिए खुल जाते हैं, तो गांधी और नेहरू वापिस एक चाल चलते हैं। और आपको तो पता होगा, आप गांधी को क्या कहते हो, गांधी कौन है हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता कौन होता है, पिता कौन होता है, जो बालक को जन्म देता है या किसी मूर्ति का निर्माण करता है, उसे मूर्ति का पिता बाप कहा जाता है, क्योंकि वो उसे निर्माण करता है। देखिए गांधी और नेहरू जिस प्राण से बाबा साहब अम्बेडकर जीते थे, जिस मतदार संघ से बोरसेल मतदार संघ से बाबा साहब जीते थे, ये गांधी और नेहरू पाकिस्तान को बिना मांगे ही ये बोरसेल मतदार संघ दे देते हैं। उसका एक में वो कारण होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो प्रतिनिधित्व उन्हें मिला था वो रद्द हो जाए। अब बोरसेल मतदार संघ ये पाकिस्तान को दिया गांधी ने, तो गांधी का हाथ है पाकिस्तान के निर्माण में, तो गांधी जो होना चाहिए वो पाकिस्तान का राष्ट्रपिता होना चाहिए। हम लोगों ने, कांग्रेसी लोगों ने हमारे में थोपा है कि गांधी ये भारत का राष्ट्रपिता है। देखिए ये जो बोरसेल मतदार संघ जब पाकिस्तान को दिया जाता है और बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिनिधित्व रद्द हो जाता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वाकया हुआ है वो जाके ब्रिटिशों को कहते हैं और ब्रिटिशों को कहते हैं कि आप अस्पृश्यों के लिए कोई ना कोई जगह संविधान सभा पे तैयार कीजिए। ब्रिटिश सरकार के लोग तुरंत ही गांधी और नेहरू को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि जब तक आप बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा पर नहीं लेते हो तब तक हम आपको आजादी नहीं देंगे। जो आप 15 अगस्त मनाते हो ना, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, क्योंकि 19 जुलाई 1947 में जब कांग्रेस वाले बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा पर लेते हैं, तब जाके 15 अगस्त 1947 ये भारत का स्वतंत्र दिन घोषित किया जाता है। और उस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग अपने स्वतंत्र
लोकतंत्र के दस्तावेजों पे हस्ताक्षर करते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को इन्होंने उस दिन संविधान सभा पे नहीं लिया होता तो आपका 15 अगस्त ये दिन स्वतंत्र दिन करके मनाया नहीं जाता, वो नवंबर होता, दिसंबर होता, पर 15 अगस्त नहीं होता। ये केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। देखिए, जब संविधान सभा पे बाबा साहब अम्बेडकर पहुंचने के बाद जो कांग्रेसी नेता थे और नेहरू थे, इनकी कदापि इच्छा नहीं थी कि ये जो संविधान है ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखे। वो चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया के सर आज जॉर्जी ये भारत की राजघटना या संविधान बनाए। इसके लिए उन्हें पंडित विजयालक्ष्मी का सहारा लिया और उन्हें कहा गया कि आप जाइए ऑस्ट्रेलिया के सर जॉर्ज जॉर्जिंग से मिलिए, सर जॉर्ज जॉर्जिंग से मिलिए और उन्हें कहिए कि हमें आप भारत की राजघटना आपसे तैयार करानी है। पंडित विजयालक्ष्मी सर जॉर्ज जॉर्जिंग के पास जाती है और उन्हें कहती है कि हमारी भारत की राजघटना है वो हमें आपसे तैयार करानी है। सर जॉर्ज जॉर्जिंग का उत्तर सुनिए। सर जॉर्ज जॉर्जिंग क्या कहते हैं? सर जॉर्ज जॉर्जिंग कहते हैं, आपके भारत देश में घटना तज्ञ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा इंसान है, आप उनसे क्यों नहीं लिखा के लेते हैं? क्या कारण है? इस उत्तर पर जो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर ये जो ड्राफ्टिंग